अस्सलामुअलैकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, दुनिया का मरकज़े अमन पाकिस्तान, मेरा हंसता बसता चमन पाकिस्तान, नवीदे बहारे मोहब्बता है ये मेरा अपना वतन पाकिस्तान। दुनिया की नफरतों की तारीकी में मोहब्बतों से रोशन है पाकिस्तान। तारीख की सुनहरी किताब में एक मुकम्मल दास्तां पाकिस्तान, मेरा फ़ख्र पाकिस्तान, मेरी पहचान पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है जिसका, मेरा मुकम्मल ईमान है पाकिस्तान। नाजरीन कराम, ये वतन मेरा ये चमन, जिसको खूने अज़्म से सींचा, जिसकी खाक वो पैमाना सागर है कि जिसमें कई बेवाओं की आहें और कई जवानों का लहू भरकर एक जाम तैयार किया गया है। मगर आज फ़ख्र से कहती हूँ कि ये मैं इरफां है कि जिससे अम्न की महक आती है। कुराए अर्श पर मौजूद यह खिता जो इसराइल और भारत के लिए आंख का कांटा है, मगर दुनिया के लिए अम्न का गहवारा। आज दुनिया की सुपर पावर, दुनिया की ताकतें जो तैश में आते हैं तो अज़े की मानिंद अपना जहर हिरोशिमा, नागासाकी और गजा की सरजमीन पर फुनकारते हैं, मगर मेरे वतन की सरजमीन पर खुदाए पाक की रहमतें आसाए मूसा की मानिंद रास्ते खोलते हैं और राहें तराशते हैं। मेरा सर आज फख्र से बुलंद है कि मेरे वतन की सरजमीन आज दुनिया की ताकतों के फैसले करने की सलाहियत रखता है। आज मैं सरे बसजूद हूँ कि मेरे वतन में आलमी इंसानियत की खातिर अमन की फसल उगाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाली सदियों तक आने वाली नस्लें अमन के साए में फलती और फूलती रहेंगी। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के नायब सदर और ईरान के अहम अरकान इस्लामाबाद में अमन की तलाश में ऐसे आए हैं जैसे पुनहिल की तलाश में ससई ने सफर किया, जैसे सदियों से थके हुए किसी आस के पंछी को यास का नखलिस्तान की तलाश हो और सहरा में नखलिस्तान मेरा पाकिस्तान है। एक ऐसा साया जो महज अपने लोगों को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को सुकून देने की सलाहियत रखता है। मुझे यकीन है कि ये मुलाकातें महज रस्मी नहीं होंगी बल्कि उनके नतीजे में ऐसे फैसले सामने आएंगे जो ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतरी का पैगाम लेकर आएंगे। क्योंकि जब नियतों में खलूस हो और जमीन पर बरकत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। मेरा पाकिस्तान आज एक उभरता हुआ अजीम तारा है जो अंधेरों में रोशनी बांट रहा है। एक ऐसी घनी छांव है जहां थके हुए फैसले सुकून पाते हैं और बिखरी हुई उम्मीदें दोबारा जुड़ती हैं। नाज़रीन कराम, ये वो लम्हा है जिस पर कौमें फ़ख्र करती हैं और तारीख संभाल कर रखती हैं, और मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को अमन का रास्ता दिखाया है। जी तो नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे जिनमें सगीर चौधरी और डॉक्टर बशारत हमारा साथ देंगे। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और गुलाम रसूल जिया बलोच, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर बशारत साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगी। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं और मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तानी जहाँ भी इस दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद है वो इस बात पर फ़ख्र कर रहा है कि वो पाकिस्तानी है। सर क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल फ़ख्र की बात तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसा एक किरदार अदा किया है पूरी दुनिया में जिसकी वजह से जो ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, उसको रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। और अब इस वक्त जो है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और उनके और ओहदेदारान पाकिस्तान आए हैं, और इस तरह ईरान के जो है वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर जो है उनकी असम्बली के वो पाकिस्तान आए हैं और बड़ा वफ़द उनके साथ पाकिस्तान आया है ईरान से। तो मुज़ाकरात अब शुरू होने को हैं और मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर एतबार किया गया है कि ये सालिसी कराए और ये जो है ऐसा किरदार अदा करे जिससे कि इस जंग को बंद करने में जो है मदद मिल सके, जो कि ईरान के ऊपर बग़ैर किसी वजह के इसराइल ने मुसल्लत की, जिसमें फिर अमेरिका भी शामिल हो गया, और जिससे कि ना सिर्फ ये कि ईरान का बहुत बुरी तरह का फ़ौजी नुकसान किया गया, उसकी आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स ख़त्म किया गया, उसके अलावा उसके जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बुरी तरह हमले किए गए, उसके पुल तबाह किए गए, उसकी यूनिवर्सिटीज़ को तबाह किया गया, उसके ऐसे स्कूल पर, प्राइमरी स्कूल पर हमला किया गया जहाँ पर बच्चियाँ जो है पढ़ती थीं, छोटी बच्चियाँ, उनको कत्ल किया गया, और इसके अलावा हज़ारों के करीब ईरानी जो है वो शहीद हुए, सिविलियंस। तो इस जंग को बंद कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसमें पाकिस्तान का किरदार है। मेरा ख़्याल है कि सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया ने इसकी तारीफ़ की है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ ने, नेटो कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ़ की है।
पाकिस्तान की तारीफ़ की है, जो किरदार इन्होंने अदा किया है और जो है इस जंग को बंद करने में मदद दी है। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जा सके, जिससे कि तिजारत जो है तेल की और LNG की वो पॉसिबल हो सके, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करती हैं दुनिया की मईशत। तेल के और गैस के यहाँ से ना गुज़र सकने से पूरी दुनिया में तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है, गैस की कीमत बहुत बढ़ गई है और अनअफोर्डेबल होती जा रही है एक आम आदमी के लिए। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाई गई। रात को प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक तकरीर में डीज़ल की कीमत तो अच्छी खासी कम की है, मेरा ख्याल एक अच्छा कदम है। 115 रुपये कम किया और पेट्रोल की 12 रुपये। जी हाँ, और डीज़ल की जो कम की गई है कीमत, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जो भी सामान कराची से पोर्ट से आता है बाकी मुल्क में, वो सारा का सारा बहुत महंगा होता चला जा रहा था इसकी वजह से। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और मैं समझता हूँ कि जो सब्सिडी का ऐलान किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि वो हर ट्रक वाले को जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है उसको 80,000 देंगे और कुछ 70,000 देंगे, इस तरीके से वो सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए और वही जो सब्सिडी है वो डीज़ल को और पेट्रोल को और सस्ता करने में इस्तेमाल की जानी चाहिए, ताकि तमाम आवाम को उसका फ़ायदा हो, सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को उसका फ़ायदा ना हो। तो एक अच्छा कदम है। चलें सर, इस पे अलग से बात करेंगे। GR गुलाम रसूल साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या समझते हैं इस्लामाबाद में ये जो दो आला सतह के वफूद का एक साथ पहुंचना सिर्फ मुज़ाकरात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को खिते का जो पीस हब बनाने का एक तारीखी लम्हा है, वो इस वक्त सारे जो है इस पर बात करें। आप क्या समझते हैं, ये जो दो डेलीगेशन है अमेरिका का और ईरान का इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त जो नतीजा खेज मुज़ाकरात हैं उन पर लगी है कि कुछ नतीजा जो है वो पॉजिटिव ही निकलेगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, 3-4 चीजें मैं कहता हूँ। हमारे जज्बात इस वक्त फख्र के हैं एज ए पाकिस्तानी, तशक्कुर के हैं कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाया कि अल्लाह ने पाकिस्तान को ये फख्र दिया कि हम, और एजाज दिया कि हम अमन की बात के लिए अमन का दरवाज़ा दुनिया के लिए खोल दें। और ख़ासतौर पर ये दो आपस में बरसरे पैकार थे। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ये हमारे लिए बहुत अहम है और उम्मीद है। अगर उम्मीद ना होती तो शायद ये ना बन पाता। और दूसरी एक चीज़ बड़ी अंडरलाइन करना ज़रूरी है कि ये इतनी ख़तरनाक जंग थी जिसके अंदर दुनिया ऑलमोस्ट जो है वो किनारे पे खड़ी थी थर्ड वर्ल्ड वॉर के। उससे पीछे हटाया है पाकिस्तान ने। और फिर जिस किस्म की तबाही आना चाह रही थी, या जो हमने ट्वीट में पढ़ा ट्रम्प के कि मैं एक सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा, सो इन अ वे अगर उसको ही लिया जाए तो पाकिस्तान ने एक सिविलाइजेशन को बचाया है। तो वी आर द कंट्री विच आर सेविंग सिविलाइजेशन, और दुनिया को एक बहुत खतरे से बचा दिया है। उसके अलावा देखिए, इस जंग के ऑलरेडी इतने खतरनाक नतायज हैं कि न सिर्फ के महंगाई तेल की हो गई है और उसकी जो है वो सप्लाई रुक गई, उससे इतनी सारी बेरोजगारी हो गई है। उसके अलावा ये मैं बताता चलूं आपको कि जो दुनिया का तकरीबन 1/3 ऑफ द फर्टिलाइजर जो है वो यहाँ से आता है, क्योंकि वो पेट्रोलियम से बनता है, नाइट्रोजन बनता है। फिर हीलियम दुनिया की जो कि जिसका मेडिकल यूज है बहुत सारा, वो तकरीबन 31% यहाँ से आता है। जी सुई गैस है 17% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 17 यहाँ से आता है। तेल का तकरीबन 20 से ज्यादा % यहाँ आता है। तो पूरी जो इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वो जो है वो इफेक्ट हो रही थी, गुर्बत आ रही थी, इन्फ्लेशन आ रहा था। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं अमन के लिए, न सिर्फ के खून खराबे को बचाने के लिए, लेकिन ये दुनिया की इकोनॉमी को बचाने के लिए है। लिहाजा हमें इस बात पे और मजीद फख्र होना चाहिए कि हमने दुनिया को एक बहुत बड़ी इन्फ्लेशन से जंग से बचाया, बहुत बड़ी इन्फ्लेशन और एक बहुत बड़े ग्लोबल जो है वो मईशत के क्राइसिस से बचा दिया। तो उस लिहाज से ये बहुत अल्लाह का करम बड़ा तारीखी लम्हा है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह पाकिस्तान ने जो है वो चाइना और अमेरिका के लिए दरवाजे खोले थे एक दूसरे के लिए, इसी तरह आज पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरवाजे आपस में इनके खुलवा रहा है। और इंशाअल्लाह इससे मजीद और
अमन आगे बढ़ेगा और हम आगे चल के मिडिल ईस्ट का पूरा मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव और जस्टिफाइड पीस भी देखेंगे, जिसमें इंशाल्लाह फलस्तीन की जो रियासत है वो भी बनेगी और फिर आगे चल के इंशाल्लाह कश्मीर का मसला भी इसी तरह से मतलब आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर मसाइल जो है, जो बहुत बड़े बड़े मसाइल जो है वो हमेशा से कंसीडर होते रहे हैं, वो मसाइल हल हो जाएंगे। सर मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो तवील सफारतकारी का एक नतीजा जो है वो हमारे सामने है, जो सिर्फ आर्जी जंग बंदी इसको कंसिडर किया जा रहा था लेकिन मुस्तकिल अमन की तरफ दुनिया बढ़ रही है? डेफिनेटली यही दिस इज द होल थिंग कि जब तक के सस्टेनेबल पीस नहीं आता, जस्ट पीस नहीं आता, मसलों की जो रूट कॉज है उनको नहीं टैकल किया जाता तो सस्टेनेबल पीस नहीं हो सकता। क्योंकि जंगबंदी बजाते खुद एक खतरनाक है। इसलिए आखिर मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर आप टेम्पररी जंगबंदी की तरफ जाते तो वो तो और मजीद खराब है, इसलिए कि वो फिर दोबारा तैयार होकर फिर मजीद और जो अभी नुकसान हो गया है दुनिया की इकोनॉमी का और मजीद एक्सेंचुएट हो जाता है या बढ़ जाता। लिहाजा डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान की ये नीयत, हमारी जो विजन है, हमारे कमांडर जो है चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यही है कि हमारे इस दरवाजे अमन के दरवाजे से जो हमने पाकिस्तान ने खोला है, एक सस्टेनेबल और पायदार अमन जो है पूरी दुनिया में और खासतौर मिडिल ईस्ट में इंशाल्लाह कायम करना है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली पाकिस्तान ने अपने हिस्से की जो शम्मा है वो जला दिया। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल जियार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सायरा जी आपकी तरफ आना चाहूँगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, जब ये जंग स्टार्ट होती है तो पूरी दुनिया इस चीज़ पर बात करती है कि अगर पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर पाकिस्तान ने वो भी कर दिखाया। फिर एक मुज़ाकिरात की बात चली कि पाकिस्तान इन दो ममालिक की तरफ इन दोनों ममालिक के आपस में मुज़ाकिरात करवाना चाहता है तो फिर भी दुनिया ने इस चीज़ को मजाक में टाल दिया कि ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान से नहीं हो पाएंगी। फिर पाकिस्तान ने इन दो ममालिक को आपस में बिठाने की बात की और आज हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक जो है वो एक मेज़ पर बैठने की बातें कर रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो कुछ आने की बातें हो रही है। सो सायरा जी, इस वक्त दुनिया की नज़रें के मुज़ाकिरात जो होने जा रहे हैं उनका नतीजा क्या निकलेगा? मतलब अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि शायद इसका कोई नतीजा जो है वो मुस्बत नहीं निकल सकता। सो आप क्या समझती हैं कि दुनिया देखती रह जाएगी और पाकिस्तान नंबर ले जाएगा? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, दुनिया तो मान रही है ना, जैसे अब मुख्तलिफ ममालिक के उन्होंने फोन कॉल्स की और उन्होंने वो कहते हैं कि एक मैसेज के जरिए इन तमाम काविशों को सराहा है। बिल्कुल नहीं सराहा रहा तो जो हमारा पड़ोसी है वो नहीं सराहा रहा। बिल्कुल हम चाट रहे हैं। कल तो उन्होंने वो कहते हैं ना कि इनके वजीर खारजा का जहाज भी वापस करवा दिया था कि वो यहाँ पाकिस्तान नहीं आएगा, वो वापस अमेरिका चला गया। और फिर आपने देखा कि वो यहाँ पर आ गए और फिर उनको इवन जो उनके वो जो एंकर्स और उनके जैसे वो बात करने पे मजबूर हो गए हैं। आपने शशि थरूर साहब का बयान सुने आप कि उन्होंने इतनी वो कहते हैं क्लैरिटी के साथ बताया और पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने वो एक इंटरनेशनल मीडिया पर बताया और अपने मुल्क के लिए बोला कि इनके पास धुरंधर 2 जैसी मूवीज है, उसी को देख के खुश होता रहे और उसी प्रोपेगेंडा में अवाम को खुश रखें। तो ये तो वो कहते हैं कि वहां से इतनी सारी गवाहियां आ गई हैं कि वो क्या कहा चाहें। और बाकी हमारी जो दुआ है कि देखें ये जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों। अभी ज़ाहिर है ये सीज फायर का 15 दिन का वो है, या खुदा करे कि ये यहाँ पर बैठे हैं। अभी इससे पहले हमारे एक साथी बात कर रहे थे कि इन तमाम चीजों से क्या क्या चीज अफेक्ट हुई है। तो आप मुझे बताएं कि इस पूरी दुनिया की मईशत को हिलाने वाला क्या उस शख्स को भी कोई इंटरनेशनल दहशतगर्द डिक्लेयर करेगा नेतन्याहू को? अब तो मेरे ख्याल में अमेरिका को भी समझ आ जानी चाहिए कि किसी के कहने के ऊपर किसी पराई जंग में कूदना नहीं चाहिए कि वो आपके वो जो आग है वो उनके घर तक जा रहा है। पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हुई है जी। और पाकिस्तान का किरदार वो तो जाहिर है उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हमारी, आपको पता है कि यहाँ पर माशी हालात कैसे हैं इस मुल्क की मईशत के, तो और आप देखें तो कोई और दूसरा हमारे पास पेट्रोल डीजल बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा माशी प्लान है नहीं कि हम उस खसारे को कैसे पूरा करें। और जाहिर है उससे एक आम इंसान, वो कहते हैं कि दूर दराज जंगल में बैठा शख्स भी वो उससे मुतासिर होगा। तो अब देखना ये है कि ये जो दोनों तरफ से चीजें आती हैं
उस चीजों में कौन कौन किस किस चीज के ऊपर हाँ करता है या उसको मानता है। जी जी। अच्छा सायरा जी, इस वक्त ये चीजें चल रही हैं कि तमाम तर चीजों पे गौर भी किया जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर भी क्या हो रहा है। मतलब ये जो पाकिस्तान एक साजिश का किरदार अदा करे, इस पर पाकिस्तान के अंदर भी जो सियासी जमातें हैं, जो लोग हैं, वो इस पर क्या कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, बाहर की जो दुनिया है वो भी इस पर क्या बात कर रही है। सो बहुत से लोग जो मुल्क के अंदर भी हैं और मुल्क के बाहर भी हैं, वो ये समझ रहे थे कि ये जो ईरान का डेलीगेशन है ये पाकिस्तान में आएगा ही नहीं। वक्त मतलब बहुत से सवाल जो है हमारे प्रोग्राम के थ्रू भी पूछे गए, तो यही कहा गया कि मतलब वक्त आने पर पता चलेगा कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये कितनी मौसर भी साबित हो सकती हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ना 3-4 लोगों की ट्वीट से आप एक राय कायम नहीं कर सकती जी। और मैं तो कुछ सहाफियों, जिसका मैं नाम भी ले सकती हूँ, कि ये जिनको सुना करते थे अंसार अब्बासी, अफसार आलम और बाकी बड़े जैयद, आप यकीन नहीं करें, मैं अपने लिए मैं बोल रही हूँ कि उस जमाने में इनके कॉलम्स पढ़ा करते थे, लेकिन आज पता चला कि ये कितने बांझ हैं, इनके पास अल्फाज ही नहीं है। आप बड़े बड़े उनके देख ले, कोई कह रहा है कि इस कब्ज की कैफियत से निकल आए। अरे भाई, कौन है जो पाकिस्तान की इस कामयाबी से खुश नहीं होगा? अब जाहिर है जब ऐसे मौके आते हैं, आप सालसी की बात करते हैं, पाकिस्तान का जो किरदार है अमन में उसकी बात करते हैं, तो जाहिर है हम घर वाले हैं, ये हमारा मुल्क है, तो फिर हमें यही तवक्को होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड अगर बाहर फैसले करते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि भाई ये जो इंसाफ की बातें तुम बाहर कर रहे हो, ये जरा घर में भी इंसाफ करके दिखाओ मुझे। तो इसमें खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि मैं जी अपना घर तोड़ना चाहती हूँ या मैं अपने पता नहीं हस्बैंड के साथ क्या कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ उसको ये बोल रही हूँ कि भाई आप बाहर इंसाफ की बातें करते हो, यहाँ पर जो आते हैं लोग आते हैं जिनके मसाइल होते हैं और उसके बाद फैसले होते हैं, तो फिर थोड़ा घर में भी तुम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लो। बिल्कुल। तो ये वाली बात है। अब उसमें 4 लोग बैठ के ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं, कोई उनको जवाब भी नहीं दे रहा। मतलब उनके पास कोई तामीरी बात नहीं है कि उनके अल्फाज ऐसे हों जो लोगों के दिलों पे असर करे। मैं वो कहती हूँ कि बस वो कहते ना कि क्या मैं कहूँ कि जिनकी तबीयत तमाचा मांग रही हो उनको अच्छे अल्फाज कहाँ समझ आते हैं। सही कहा सायरा जी आपने। तो और दूसरी बात वो मेरी बीच में रह गई थी, सॉरी, मैं ऐसे वो कर रही थी कि आप देखें पीछे दोनों ममालिक जो टेबल पे बैठे हुए ना, दोनों को एक एक कदम पीछे हटाना होगा। अब अमेरिका बहादुर तो साहब बहादुर कह रहे हैं कि मेरा जितना भी हुआ है ये अरब ममालिक सारा मेरा खर्चा पूरा करें। अब जाहिर है उधर ईरान का भी नुकसान हुआ है, अब ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाई जाए, उनके जो वो हैं वो कह रहे हैं जो भी उनका नुकसान हुआ है और जाहिर है उनके जो पैसे होल्ड किए हुए वो उनको दे दें, वरना फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन यही है कि बेटा अगर वो पैसे नहीं दे रहे तो फिर हम ये अपनाए हुर्बत पे टैक्स लगा के ऐसे ही पूरा करेंगे। तो मेरे ख्याल में दोनों को देखना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हाँ इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। सगीर चौधरी साहब, एक तरफ सर 15 शरायतें जो कि अमेरिका की जानिब से रखी गई हैं, एक तरफ जो हम देख रहे हैं कि 10 शरायतें जो ईरान की तरफ से रखी गई हैं, सो क्या समझते हैं कि मुज़ाकिरात जो है बासानी हो जाएंगे? क्योंकि सभी इस पर बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज जो है हमारी क़यादत की वो भी सबके सामने है, दुनिया उसको भी इस वक्त नोट कर रही है और उस पर भी बात कर रही है कि जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उससे यही शो हो रहा है कि ये खुश आइंद होंगे, मुस्बत नताइज जो हैं इन मुज़ाकिरात को लेकर सामने आएंगे। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आज के मुज़ाकरात हैं, मेरा ख्याल है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट है जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अभी हो रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात यहाँ तक है तो बॉडी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव थी। हमने रात को भी देखा कि जब ईरानी वफ़द जो है वो लेट नाइट आया था तो उनका जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया और उन्होंने जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया वो भी हमने देखा, तो उससे तो बहुत एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। इसी तरह जब JD वैंस जो हैं वो तशरीफ़ लाए और सुबह उनका इस्तकबाल हुआ तो उससे भी बड़ा अच्छा तासर जा रहा था और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी पॉजिटिव थी। तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली वो भी चीज़ें बताती है। दूसरी बात ये रही कि जो शर्त शराइत हैं, ये देखें
जो शराइत वाला सिलसिला है, ये जो कोई आज बैठ के इस पे बात नहीं होनी, ये शराइत तो एक दूसरे को पहले बता दी गई थी, एक दूसरे को बाकायदा इन रिटर्न भिजवा दी गई थी, उस पर दोनों अफ्रीकन ने अच्छा होमवर्क किया हुआ है और दोनों तरफ से इशारे पॉजिटिव मिल रहे हैं। देखें मैं आज सुन रहा था उस मीडिया टॉक डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और आबनाए हुरमुज़ नहीं खुलता तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा, बैकअप प्लान क्या होगा। तो उन्होंने कहा हमारा कोई बैकअप प्लान नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और आबनाए हुरमुज़ जो है वो खुल जाएगा। तो उनका ये एक बड़ा पॉजिटिव इशारा था। फिर जेडी वैंस ने भी मीडिया से टॉक की थी, उन्होंने मुख्तसरन ये कहा है कि जो ईरान पे सैंक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं, उनको खोल दिया जाएगा, उनको नरम किया जाएगा। तो ईरान पर पाबंदियाँ तो पिछले कई दिहाइयों से चल रही हैं और उनको तकरीबन 25,000 से ज़ायद पाबंदियों का, आलमी पाबंदियों का सामना है। और पाबंदियाँ अगर खुल जाती हैं और पाबंदियों में काफ़ी हद तक नरमी होती है तो पाकिस्तान का तो इसमें बहुत फ़ायदा है। जो गैस पाइपलाइन का मनसूबा अधूरा है वो तकमील तक पहुंचेगा और देखें गैस अगर आ जाती है पाकिस्तान में तो इससे इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर बूम करेगी और सनती शोबे में इनकलाब आएगा और इसके अलावा तजारत ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा इनकलाब आ जाएगा। तो पाकिस्तान को तो बरह रास्त इससे फ़ायदा है। तो इसमें जो शराइत हैं, जो मेन शराइत में तो जो ईरान ने की हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो मुंजमद असासे हैं उनको बहाल किया जाए तो वो बहाल हो जाएंगे। और उसके अलावा उन्होंने यूरोनियम अफसूदगी के हवाले से अमेरिका ने रखी है। तो देखें जो बैन अवी अदारा है IAEA, उनका एक असूल तो है ना कि आप एक लिमिट है उन्होंने दी हुई है कि इतनी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। वो तवानाई के शोबे में इस्तेमाल होती है या सेहत के शोबे में इस्तेमाल होती है। तो जो ईरान है उसके पास तो एटमी हथियार कभी भी नहीं रहे, न्यूक्लियर वेपन्स तो उसके पास ना कभी रहे हैं, ना उन्होंने कभी इसका क्लेम किया है। ठीक है, अलबत्ता यूरेनियम अफसूदगी जो है वो कर रहा है, तो डेफिनेटली इस पे भी किसी हद तक कंसेंसस हो सकता है। और अफ्रीकन जब आपने सामने बैठते हैं, बैठ के उसमें नेगोशिएशन होती है, मेरा ख्याल है कि ये दोनों अफ्रीकन के लिए जो बारगेनिंग का सबसे बड़ा मौका है इस वक्त, क्या आपस में बारगेनिंग करें, इसके अलावा बहुत बड़ा बारगेनिंग का मौका नहीं आ सकता। तो अमेरिका ने इस जंग से निकलना ही निकलना है। और दूसरी मैं एक अहम बात यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा नेतन्याहू के हवाले से, जो उसकी वारदात है लबनान में क्यों जंगबंदी नहीं हो रही। आज ही ये खबर आ रही है कि नेतन्याहू जो है उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल मुकदमात हैं और अदालत में ज़ेर समात हैं। 2019 में उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हुई थी, फिर 2020 में ट्रायल हुआ था। तो आज उसने अदालत में पेश होना था, लेकिन उसने एक सर्वमोहर लिफाफा जो है वो अदालत में पेश किया कि ये जंग हो रही है, इस वजह से मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। और जो मुबस्सरीन हैं और वहाँ का जो मीडिया है और वहाँ के एक रिपोर्टर ने कोट भी किया है कि इस मुकदमे में नेतन्याहू को सज़ा हो सकती है और नेतन्याहू सिर्फ़ और सिर्फ ये जो तखरीबकारी कर रहा है सज़ा से बचने के लिए कर रहा है। एक पहलू ये हो सकता है कि एक तरफ तो हमारी सीज़ फायर चल रही है और अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो टेबल पर बैठा हुआ है, तो नेतन्याहू क्यों नहीं मान रहा। और ये भी खबरें इतलात आ रही हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत सख्त किस्म का एक टेलीफोन किया लुबनान के हवाले से जो उसने हमला किया था। तो हमले कम हो गए ना वहाँ पे? जी हमले अब कम हुए हैं। और दूसरी जानिब आज जो अमेरिका में सफ़ीर हैं लबनान के और इजराइल के, उनका आपस में रब्ता हुआ है और वाशिंगटन में उन्होंने एक मुज़ाकरात के लिए मंगल को एक मीटिंग रखी है। तो सुफरा की जो लेवल तक मीटिंग है वो होगी, उसमें सीज़ फायर के हवाले से होगा। तो मेरा ख्याल है कि लबनान की जंग बंदी भी हो जाएगी। तो ये सारे पॉजिटिव साइन हैं। इसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि कोई गुंजाइश नहीं रहती, भले जो लोग मज़ीद तबसरा करें, जो मौजूदा सूरत हाल है और ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो यही हैं कि मुज़ाकरात इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। अलबत्ता देखें और तो उसमें जो ईरानी स्पीकर हैं उन्होंने बाकायदा कहा है कि अगर अमेरिका हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है तो हम मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं। करने के लिए जी सर, आपने सही कहा, मुआहिदा करने के लिए तैयार है। मतलब ईरान की तरफ से भी पॉजिटिविटी जो है वो सर इस वक्त बढ़ी है। उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि 35% जो मकबूलियत या वो मकबूलियत जो है वो ट्रंप की रह गई है इस वक्त अमेरिका में। और उसके साथ साथ जो ये मकबूलियत है, कैसे ये ग्राफ जो एकदम से नीचे आया, इस पर भी बात होगी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरीके से नेतन्याहू को कहा है कि अब लबनान पे हमले नहीं होने चाहिए और वो हमले जो है बहुत ही ज़्यादा कम भी हो गए हैं। सो ट्रंप चाह रहे हैं कि जो मिड टर्म इलेक्शन आगे चल के आ रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ करना, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे इस पर बात होगी। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खालिद तैमूर अकरम साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, इस वक्त आपसे ये जानना चाहूँगी कि 2011 में नायब सदर की हैसियत से जो बाइडन ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2026 में नायब सदर
जेडी वेंस ने पाकिस्तान का दौरा किया है। सर, इस वक्त ईरान जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो ट्रस्ट करता है वो जेडी वेंस पे करता है, और जो दो और शख्सियात हैं, जिस तरह से विटकोफ की बात कर ली जाए या जारेड कुशनर जो हैं ट्रंप के दामाद, उनकी बात कर ली जाए, उन दो शख्सियात पे जो इस वक्त ईरान है वो सर ट्रस्ट नहीं करता है। हालांकि कहा यह जाता है कि ये दोनों जो हैं वो अमन के दाई हैं और अमन चाहते हैं। सो इससे पहले जो हम देखते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कह चुके हैं कि अपने बहुत ही करीबी जो कुछ लोग थे उनके कहने पे मैंने ईरान पे इस तरह का एक हमला किया था। सो सर, इस वक्त जो डेलीगेशन अमेरिका से आए उनमें ये दो शख्सियात भी मौजूद हैं, जबकि इस तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान के डेलीगेशन में भी जो लोग मौजूद हैं वो सिर्फ जेडी वेंस पे ट्रस्ट करें। सर, जेडी वेंस जो है नायब सदर है अमेरिका के, इस वक्त क्या आप समझते हैं कि उनके लिए जो मुज़ाकिरात हैं इनको मुस्बत बनाना, इनका मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने लेकर आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ईरान इस टाइम पे जेडी वेंस पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और विटकॉफ पे और कुशनर पे इतना नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले ये दोनों हजरात ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहे थे और उन नेगोशिएशंस के दरमियान में ही ये जो जंग है वो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने शुरू कर दी थी। दूसरी बात यह है कि ईरान को भी पता है कि जेडी वेंस जो हैं वो एक इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वेरस जो बाकी दोनों हजरात हैं वो ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन वो दोनों नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ऑल्दो अमेरिका का सिस्टम इस किस्म का है कि वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी अपना एनवॉय बना सकता है, लेकिन जेडी वेंस की जो पोजीशन है वो अमेरिकन सिस्टम के अंदर उनकी जो पॉलिटिकल हायरार्की है उसमें बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा ना सिर्फ ईरान को पता है बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि जेडी वेंस का जो ईरान वॉर के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू था शुरू से, वो यही था कि वो नहीं चाहते थे कि इस किस्म का हमला किया जाए, और वो काफ़ी दफ़ा पहले भी इन चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हुए हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं वही सबसे ज़्यादा सूटेबल फिगर थे, और मेरे ख्याल में ये प्रेसिडेंट ट्रंप का ठीक डिसीजन था कि उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट को भेजने से तीन चीज़ों की इंडिकेशंस मिलती हैं। नंबर वन ये कि अमरीकी हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है सीज फायर के लिए और किसी डील पे पहुंचने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद अमेरिका के अंदर जो सीनियर मोस्ट वो हैं फिगर हैं पॉलिटिकल हायरार्की के अंदर, वो जेडी वेंस हैं। और तीसरी चीज़ ये कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, और वो वैसे भी इस जंग के इतने हक में नहीं थे, तो ईरान ये समझता है कि वो कोई ना कोई लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ चीज़ों को ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने ये सही कहा, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो इस वक्त नज़रें हैं वो भी इस्लामाबाद पर हैं, लेकिन हमारा जो अज़ली दुश्मन है भारत वो फिर भी अपनी ओछी वो जो कहते हैं ना हरकतें उनसे बाज नहीं आ रहा। साबिक अमरीकी सफारतकार ने इस वक्त हमने देखा कि एक भारतीय एंकर ने जब कुछ सिक्योरिटी खदशात की बात की तो उन्होंने भारतीय एंकर को खरी खरी सुनाते हुए ये कहा कि अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। यहाँ जेडी वेंस का यहाँ अमरीकी डेलीगेशन जो है उसका पाकिस्तान में आना, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में इस तरह की बातें होना, भारतीय मीडिया का जो एक रवैया है वो स्कूल के बच्चों जैसा नजर आता है। ये उनकी जानिब से भी कहा गया। क्या ये पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो इस शिद्दत से चीख रहा है? जी, मैं इसमें भारतीय मीडिया को इतना ब्लेम नहीं करूंगा। मैं इसमें ज्यादा ब्लेम करूंगा भारतीय हुकूमत को कि जिन्होंने जब से मोदी साहब हुकूमत में आए हैं उन्होंने अपनी मीडिया की ट्रेनिंग इस तरह की है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने में वो लोग तेज हैं। अगर हम एक साल पहले देखें इन्हीं दिनों में जिस टाइम पे भारत हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा था और उसके बाद मई में उन्होंने जिस तरह बुज़दिलाना हमले करने की कोशिश की, तो उस वक्त भी हम देखते थे कि भारतीय मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में एक फॉल्स इंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाने में आगे आगे था। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 12-13 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने जो एक काम किया है कि उन्होंने भारतीय मीडिया को इस तरह ट्रेन कर दिया है और इस तरह उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने का माहिर बना दिया है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया जो है वो भारतीय मीडिया के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है, बल्कि
अब तो लोग भारतीय मीडिया को एक मजाक के तौर पे देखते हैं। जिस तरह ड्रामे देखे जाते हैं वो भारतीय मीडिया को एज ए ड्रामा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय मीडिया की कहीं भी किसी भी चीज के ऊपर बात करके या डिस्कशन करके टाइम ही जाया करने वाली बात है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी ट्रेनिंग ही पिछले 12-13 साल में इस तरह हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान और एंटी रीजन खबरें वो देते हैं। तो मेरे ख्याल में भारतीय मीडिया को जो आग लगी हुई है उस आग का एक पूरा बैकग्राउंड है, और अगर वो पिछले 10-12 साल से ये चीजें चली आ रही हैं तो मेरे ख्याल में हमें भारतीय मीडिया की किसी भी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए और जी आगे बढ़ जाना चाहिए। जी सर, आपने सही कहा। खालिद तैमूर साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, सो एक लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकिरात की जो एक कामयाबी है, हम ये नहीं बात करेंगे कि ये मुज़ाकिरात नहीं कामयाब होंगे, हम ये कहेंगे कि मुज़ाकिरात कामयाब होंगे, उसके बाद आप पाकिस्तान का इमेज जो है उसको कहाँ देखते हैं? जी देखें, इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे, और पाकिस्तान का इमेज आज से नहीं बल्कि पिछले 1-2 सालों से अगर हम देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर और उसके अलावा पूरी हुकूमत की काविशों से जो है वो इस टाइम पे हम एक बड़े स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर बन चुके हुए हैं। और एक टर्मिनोलॉजी हमारे लिए अब यूज होती है बैनुल अक़वामी तौर पे, वो मिडिल पावर की है कि इस टाइम पे हम एक स्टेबलाइजर का काम कर रहे हैं इस पूरे रीजन के अंदर। हमने देखा कि लास्ट ईयर जिस वक्त इंडिया की पूरी कोशिश थी भारत की कि वो हमारे साथ एक लंबी जंग छेड़े और वो इस जंग को इस खत्ते तक लेके जाए, उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत ही जब्त का मुजाहिरा किया और एक टिट फॉर टैट जवाब दिया, और पाकिस्तान ने किसी भी शहरी आबादी पे हमला नहीं किया इंडिया की, और पहले इंडिया ने हमले किए और पाकिस्तान ने सिर्फ उनको जवाब दिया, और वो ज्यादातर जवाब जो थे वो एयर टू एयर फाइट में थे जिसमें उनके 8 से 9 तैयारों को गिराया गया। उस लिहाज से अगर देखा जाए कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर इस रीजन के अंदर सेंट्रल एशिया के साथ इवन अफगानिस्तान के साथ जो बातचीत हम करते रहे, 1 साल तक हमने अफगानियों की इस बात को बर्दाश्त किया कि वो टीटीपी को और बीएलए को और इस किस्म की बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को वो लोग सपोर्ट करते रहे। हम पूरा 1-1.5 साल उनसे नेगोशिएट करते रहे और हम उनको समझाते रहे। तो पाकिस्तान का जो रोल है वो मैं समझता हूं कि इस पूरे रीजन में एज अ पीस मेकर और एज अ स्टेबलाइजर रहेगा, और इस ये वाला जब अकॉर्ड साइन हो जाएगा, आज तो पूरे इस्लामाबाद में बोर्ड लगे हुए हैं इस्लामाबाद टॉक्स के, और मैं समझता हूं कि अभी से 24 घंटे 48 घंटे के बाद जो एक नई टर्मिनोलॉजी सामने आएगी वो इस्लामाबाद अकॉर्ड की सामने आएगी, जिसमें पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के मीडिएशन के रोल की वजह से वो एक अकॉर्ड साइन होगा। यहाँ पे मैं उन सोशल मीडिया सार्फिन को और उन लोगों को जो कि पिछले चंद दिनों से भारतीय मीडिया की आवाज में आवाज मिला के ये कह रहे थे कि पाकिस्तान सिर्फ फैसिलिटेटर है, मीडिएटर नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आज वो ये देखें कि पाकिस्तान प्रॉपर मीडिएशन कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ईरानियन डेलीगेशन जो है वो हमारे वजीर आजम और हमारी पाकिस्तान की वजीर आजम की टीम के साथ मिले, और इस टाइम पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो वजीर आजम के साथ है। तो ये मीडिएशन है, दिस इज नॉट फैसिलिटेशन। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के साथ मिलकर इस चीज का हल निकालेगा। हमें मुस्बत खबरों की तरफ जाना चाहिए और नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से डॉक्टर बशारत इन्होंने भी बात की कि बहुत से लोग, मतलब सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आती हैं, इवन के हमें बाहर के दुश्मनों का तो सामना होता ही होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से कुछ शख्सियात, कुछ लोग हमारे सामने ऐसे आई कि उन्होंने इस तरह की बातें की कि फिर दिल दुखा के जहाँ पे पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज का बात होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम जिस भी प्लेटफॉर्म से हो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया को दिखाएं। सो पाकिस्तान ने साबित किया, पाकिस्तानी क़यादत ने साबित किया कि मीडिएशन है, ये तमाम तर चीज़ें, ये फैसिलिटेटर का किरदार जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल भी अदा नहीं कर रहा है। डॉक्टर बशारत साहब, आपने कुछ पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात की थी कि डीजल की कीमत जो है वो एकदम से कम कर दी गई, और इसके साथ मतलब बहुत सी चीज़ें जो है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट जो है इस हवाले से भी हमारे सामने आएंगे। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो सिर्फ 12 रुपये कम की गई है, जबकि अवाम में एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन अवाम फिर भी, जहाँ पे आप पूरी दुनिया के अवाम को खुश कर रहे हैं, ईरानी अवाम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की कारकर्दगी से इस वक्त खुद को रिलैक्स फील कर रही है। हम अमेरिका की बात कर लें, पूरी दुनिया की बात कर लें, तो वहाँ पे हमारे अवाम के लिए इतना छोटा सा गिफ्ट होना चाहिए था।
देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने 80 रुपये लेवी कम करने का भी ऐलान किया था लास्ट वीक जी। और ये 12 रुपये भी कम किया गया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब और कीमत कम की जाएगी और मैं ख्याल अगले हफ्ते जब ये रिवाइज़ करेंगे कीमतें, अब आपको पता है कि अब हर हफ्ते करते हैं, उसमें पेट्रोल की कीमत भी कम की जाएगी। लेकिन डीज़ल की कीमत कम करना बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रकों में ये इस्तेमाल होती है और इस्तेमाल होता है डीज़ल, और वो ट्रक्स जो हैं उससे कराची की पोर्ट पर जो सामान आता है वो बाकी मुल्क में जाता है, उसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हर चीज़ आग, ये वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज हैं कि मुल्क में महंगाई की आग लग गई थी इस डीज़ल को महंगा करने से। तो वो महंगाई की आग वाकई लगी थी और उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। लेकिन आप ये देखें कि 2 दिन पहले ओगरा के जो कायम मुकाम चेयरमैन थे उनको चेंज किया गया है और मेरा ख्याल है उसकी भी वजह यही बनी है। ओगरा के चेयरमैन का ये काम था कि इस वक्त जो कम की गई है डीज़ल की कीमत, ये पहले ही उनको बताते हैं वज़ीर-ए-आज़म को, और इनके जो बाकी जितने भी एडवाइज़र्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के, वो इनको बताते हैं कि ये जो है डीज़ल आप इतना महंगा करोगे तो उसका क्या असर होगा, कीमतों के ऊपर क्या असर होगा, मुल्क के अंदर आग लग जाएगी महंगाई की। और पहले क्यों नहीं बताया? अब देखें इन्होंने अब बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद इतनी कम कर दी एकदम। इसको कम करते वक्त ये नहीं सोचते कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने एक दफ़ा जब बढ़ा दी होती है तो वो आसानी से कम नहीं करते। उसके अलावा इन्होंने सब्सिडी देने का ऐलान किया कि जो ट्रक वाले हैं उनको 80,000 दी जाएगी महीने की और फलाने को 70,000 दी जाएगी। वो भी सब ख़त्म की जाए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होगी और वो सब्सिडी जो है वो डीज़ल की कीमत और पेट्रोल की कीमत कम करने पर इस्तेमाल की जाए ताकि मुल्क के तमाम अवाम उससे फ़ायदा उठा सकें। इस हुकूमत का सिर्फ एक काम है कि या तो बहुत अमीरों को फ़ायदा देना या बिल्कुल गरीबों को जो है, जो खाने का जिनके पास रोटी नहीं है उनको कोई 4 पैसे दे देना कि वो भूखे ना मरें। जो मिडिल क्लास है, जो पढ़ी लिखी क्लास है, जो तमाम मुल्कों को तरक्की देती है, जिस मिडिल क्लास ने अमेरिका को डेवलप किया, जिसने कि यूरोप को डेवलप किया, वो मिडिल क्लास पाकिस्तान में जो है उसके ऊपर सारे टैक्सेस लगते हैं, उसकी सारी महंगाई से सबसे बड़ा इफेक्ट उसके ऊपर होता है और ये उसको किसी किस्म का रिलीफ देना नहीं चाहते। तो इस वक्त इनको अपनी पॉलिसी जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। दूसरे मैं एक और बात करना चाहूँगा इस मुज़ाकरात के तनाज़ुर में कि देखिए, एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लबनान का मसला भी शामिल था कि लबनान में भी जंग बंदी की जाएगी, लेकिन बाद में इसराइल ने कहा कि नहीं वो शामिल नहीं है और फिर अमेरिका को भी जो है एक तरह से बहाना बनाना पड़ा कि हाँ नहीं वो शामिल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब एक खुफिया इत्तला के मुताबिक 34 सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक में वो और बनाने जा रहा है और वो बाकायदा मूव कर रहा है वेस्ट बैंक की तरफ भी, लबनान की तरफ भी, और जो ग्रेटर इसराइल का उसका मंसूबा है उस पर वो अमल दरामद कर रहा है। और दूसरा, कल एक और बड़ी एक डेवलपमेंट है, आपने देखा होगा मेलानिया जो वाइफ हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो अचानक आती हैं मीडिया पर और मीडिया पर आकर एक ऐलान करती हैं कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन फाइल्स को खोला जाए और कांग्रेस उसके ऊपर जो है उन ख़वातीन का जिनका इस्तेहसाल किया गया था एप्स्टीन की तरफ से और उसके साथियों की तरफ से उनका जो है बयान ले। ये बड़ा ख़तरनाक बयान है और इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा सिर्फ इसराइल को होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर दबाव डालने के लिए एक नया जो है मोहरा जो है वो लाया गया है और क्योंकि अगर कांग्रेस में आकर वो औरतें बयान देती हैं उसमें ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट के ऊपर भी बात आती है और भी बहुत सारे इनके उहदेदारान की तरफ आती है। तो ये जब मुज़ाकरात की तरफ आए हैं और इस वक्त जो है जंग बंदी की बात हो रही है, ईरान को कुछ थोड़े बहुत जो है वो दी जा रही है कि रियायत, जिससे कि ये जंग बंद हो और पूरी दुनिया की मईशत जो है इस वक्त इस तेल के बहरान में आ गई है और गैस के बहरान में और बुरी तरह की कीमतें बढ़ गई हैं, उससे कुछ फ़ायदा हो। तो इस वक्त इसराइल और उसकी एजेंसी मोसाद ने ये नया, मैं समझता हूँ, शोशा छोड़ा है। तो ये बाकायदा ब्लैकमेलिंग है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, अमेरिकन जो अहदेदारान हैं उनकी। और आपको पता है कि ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका में कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो इस तरह के खेल खेल रही है, ख़तरनाक खेल खेल रही है, जिससे कि पूरी दुनिया में इसराइल जो है वो इसराइल की तरफ से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट किया जा रहा है और सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए, जिसमें इस्लामी मुल्कों की तबाही शामिल है। बिल्कुल जी। सारा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से डॉक्टर बशारत साहब ने बात की है कि डीजल की कीमतें जो हैं वो कम होना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, हम देख रहे हैं कि उससे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि उसके साथ महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो आ चुका था। सो पहले प्राइम मिनिस्टर को बताया नहीं गया था या शायद उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया था या शायद सुनते ही उन्होंने एकदम से कीमतें जो है वो बढ़ा दी थी, डीजल की भी पेट्रोल की भी। सारा जी,
बताया गया था कि 100 रुपये कीमतें बढ़ाई जाएंगी, फिर हमने देखा कि 137 रुपये कीमतें बढ़ गई थी, फिर उसके बाद कम तो हुई थी लेकिन उस तरीके से कम नहीं हुई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बताया गया था कि 60 से 70 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो कम होगी, लेकिन 12 रुपये कीमत कम करके मतलब एक छोटा सा मजाक जो है वो किया गया कि कैमरे को देख के हाथ हिला दें। सही कह रही हैं, और वो वही बात है कि इस वक्त जो वो कहते हैं ना कि जो कुछ चल रहा है वो बहुत वो क्या कहते हैं उसको, एक बड़ी पिक्चर थी, उसमें भागे भागे आके वो कहते हैं कि जो रिलीफ दिया, जो रिलीफ कोई मानने को तैयार भी नहीं है। क्योंकि 1 मार्च को जब ये डीजल की कीमतें बढ़ी थी तो उस वक्त वो 280 रुपए लीटर था, और अब इन्होंने 385 कर दिया। तो मुझे बताएं आप इसको रिलीफ तो ना कहेंगी? वो तो जो हमसे लिया जा रहा था वो आ जाने किसी को नवाजने के लिए, कोई जगह टैक्स उसको मैं बोलूंगी, उसको कोई वो नहीं था। और आपने कहा कि उनको शायद उन्होंने सुना नहीं होगा या वो नहीं, 25 करोड़ के वो यहाँ अवाम है, कोई मजाक थोड़ी है, कोई अपने घर की बात थोड़ी थी जो नहीं सुना और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा चीज ले ली। तो ये सारी चीजें इनको देखनी चाहिए। अब जहाँ हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सारा कुछ सब कुछ हमें मतलब वो कहते हैं कि दुनिया मान रही है और ये सारी जो सारी बातें हुई हैं, मगर मसला ये है कि हमारी दाद रसी कौन करेगा? इस खुशी को भूखे पेट कब तक सेलिब्रेट करेंगे? अभी तो सारा कुछ बहुत अच्छा है, 1 हफ्ता गुजर जाएगा। जब 1 हफ्ते में अभी ये मुझे बिल दिया था तो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि कुछ पे डीजल डलवाया था वो 1,29,000 का था, ये मार्च से पहले जी जो एक आता है। तो अभी जो मेरे पास बिल आया वो 2,35,800 का है। ये जो 1 हफ्ता डीजल की कीमतें थी तो जाहिर है फसल तो खराब हो रही थी, बारिशें भी आ रही थी, सारा कुछ जो कुछ एकड़ में ये जो चला है थ्रेशर और ये चला है, तो आप सिर्फ डिफरेंस देख लें कि 1,29,000 का 2,35,000 का। अब वही बात है कि क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या उड़ेंगे। तो अब वो कहते हैं कि ये तमाम चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, सारा सही हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, ये दोनों टेबल पे बैठे हैं। लेकिन उसके बाद जो कामयाबियां दुनिया में समेटी हैं, तो बात वही है ना कि ये घर में भी वो कामयाबियां हों। हम दुनिया को तो वो कहते हैं ना कि एक टेबल पर ला कर बिठा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा था कि ये मुल्क में भी थोड़ा सीज फायर होना चाहिए। कोई सियासी आपको डायरेक्शन पता चलनी चाहिए, कोई दहशत की डायरेक्शन पता चलना चाहिए। ये जो हमारे इदारे हैं, ये जो टैक्स कलेक्टिंग का इदारा है, हमारी अदलिया है, हमारी पुलिस है, इन्होंने अवाम की जिंदगी अजीरन की हुई है। तो मैं जाहिर है एक पाकिस्तानी होने के नाते से आप मुझसे पूछेंगी तो वो एक पाकिस्तान का इमेज है, हम खुश भी हैं तो वो अपने अल्फाज भी बोलेंगे, लेकिन आप दिल की अतः गहराइयों से पूछेंगे तो कहीं परेशानी और गम और दुख है, मुस्तकबिल का डर है। तो वो अब वो कहते हैं ना कि अगर इस टीम ने इतनी कामयाबी हासिल की है तो बस थोड़ा सा इस मुल्क पे ना वो कर दें। और ये जो 25 करोड़ और जिस तरह अभी बात की कि मिडिल क्लास जो होती है वो किसी भी मुल्क की तरक्की की वो कहते हैं ना कि मेन वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो थोड़ा सा हमें जीने दे दें ताकि हम इस मुल्क की मईशत में अपना हाथ बटा सकें। बिल्कुल सही कहा तो बस यही मेरी सारा है। मैं अभी कराची से जब गांव आई हूँ तो सड़कें खाली थी, ट्रक वगैरह चल रहे थे, लेकिन जो एक गाड़ियों का रश होता था, जो लोग जाते थे, जाहिर है हम लोग वहां पर हैं, शादी ब्याह पर भी आते हैं और कोई फौतगी हो जाए तो तब भी वहां से कराची से भागते हुए आते हैं गाँव में। तो अब तो शादियों के लिए मना कर दिया मैंने कि बेटा अपना वो क्या कहते हैं इजी पैसा अकाउंट नंबर दे दें, आपको मुबारकबाद दे दी जाएगी, लेकिन ये आना बहुत मुश्किल है। तो ये हालात हैं अब हम लोगों के हो गए कि अब हम चुपते फिर रहे हैं कि अच्छा अभी 20-25 दिन बाद आएंगे तो एक ही गो में जाकर सारी ये वो क्या कहते हैं मुबारक और ताज़ियत वगैरह कर लेंगे। ये मिडिल क्लास का ये अलमिया, तो थोड़ा हमें ना इस परेशानी से निकाल दे। तो जहाँ इतना सोचा जा रहा है पूरी दुनिया के बारे में, तो पाकिस्तानी अवाम के बारे में, हमारे लोगों के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। जी सकीब चौधरी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप पेट्रोल की कीमतों के हवाले से? ओवरऑल सर देख ले क्या हालात चल रहे हैं। देखिए जी, पेट्रोल की कीमतें रात 11 बजे मैंने भी तकरीर सुनी है बड़ी गौर से, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 70 से 80 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो हातम ताई की कब्र को बड़े ज़ोर से लात मारी और
12 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत में कमी की गई, जिससे आवाम में बड़ी मायूसी है। और देखें तकरीबन जो अंदाज़ा लगाया गया है 43% के करीब जो है वो घरों में मोटरसाइकिल हैं जी। और 50% से ज़्यादा आबादी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करती है और तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है लोगों के पास मोटरसाइकिल हैं। तो ये एक आम आदमी की सवारी है वो जो चलती ही पेट्रोल पे है। इसके अलावा आप देखें तो 70 से 80% जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल पे चलती हैं और उनमें पेट्रोल ही इस्तेमाल होता है, चाहे वो घरेलू हों या कमर्शियल गाड़ियाँ हों। तो बुनियादी ज़रूरत तो पेट्रोल की भी है, ठीक है। डीजल की कीमत में आपने बहुत ज़्यादा कमी की है और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी 40% किरायों में कमी कर दी है, अच्छी बात है। लेकिन जो एक गरीब की सवारी है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो पेट्रोल है। तो आप अगर ये खुशखबरी सुना देते और अपने जो नाहिल किस्म के ओगरा के जो एक टीम बिठाई हुई है आपने, उससे कोई अच्छी ब्रीफिंग ले लेते और उनको ज़रा थोड़ा सा खींच देते, तो मेरा ख्याल है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती थी। आलमी मार्केट में गुंजाइश है, कीमतों में कमी हुई है और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कमी की गुंजाइश मौजूद है। अब मेरा ख्याल है कि ये ऐलान जो है अगले हफ्ते शायद वज़ीर-ए-आज़म फरमा देंगे और उनकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये वो ऐलान फरमा दें और आवाम को थोड़ा सा खुश कर दें, चूँकि बाकी आवाम तो बहुत खुश है मुज़ाकरात के अमल से और सारी दुनिया खुशियाँ मना रही है। तो पाकिस्तान को भी थोड़ी सी खुशी पेट्रोल की कीमतों में कमी करके दे दें, 322 रुपये पर ही ले आएँ तो बहुत बड़ी बात है, ताकि लोग जो हैं वो सुख का सांस लें। और लोगों ने बड़ा साथ दिया है पाकिस्तान का इस सारे मामले में। सगीर चौधरी साहब, मैं तारिक सुमैर साहब को बहुत मिस कर रही हूँ कि वो यहाँ होते तो हुकूमत को किस तरह मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से डिफेंड करते। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड अच्छे कामों में हम करेंगे, लेकिन जो उनकी पॉलिसी गलत होगी उस पर हम भरपूर तनकीद करेंगे और हम उनको ठीक ठाक तरीके से आवाम की जो आवाज़ है वो पहुंचाएंगे। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये आवाम की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है। हम पेट्रोल पंप्स पे जाके कवरेज करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोग रोते भी हैं बेचारे कि उनके पास 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते। तो आवाम को ये पता नहीं है, ये आवाम के हाल का हुकूमत को पता नहीं है ये लोगों के क्या हालात हैं। ये सर्वे नहीं करवाते क्यों? ये सारी चीज़ें घरों में दफातर में बैठ के क्यों करते हैं? बाहर सर्वे करवाएं ना, तो आपको पता चले कि आवाम किस हालात में है। एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो किस तरह से अपना गुज़र-औक़ात करता है पूरा दिन, उसका पेट्रोल ही पूरा नहीं होता। तो जो उनके काम ठीक नहीं है, पॉलिसीज़ दुरुस्त नहीं है और अवामी मुफाद में नहीं है, हम हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे और जो उनकी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी हम उनको डबल अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि हम आवाम की बात ना करें और इनके फेवर के लिए और इनकी वाह के लिए बात करें, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हम वही बात करेंगे जो कि हम भी आवाम के ही नुमाइंदे हैं, आवाम में से ही हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है और हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से आवाम के मुफाद से खेलती है तो हम उसको रोकें और उस पर तनकीद करें और पॉइंट आउट करें। और ये पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है और लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। देखें, बाइक और जो राइडर्स हैं वो बेचारे बिल्कुल बेरोज़गार होते जा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर वो क्या करेगा, किधर जाएगा, वो अपना गुज़र-औक़ात कैसे करेगा? ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए अपने शहरियों का। अगर अपने शहरियों को, गवर्नमेंट को नहीं पता, वज़ीर-ए-आज़म साहब को नहीं पता, तो फिर कौन, किसको पता होगा? कौन आके ये चीज़ें जो हैं वो हैंडल करेगा? तो डेफिनेटली अगर जो अच्छा इक़दाम है, मुज़ाकरात हैं, तो माशाल्लाह वेल डन पाकिस्तान, हम कहेंगे, नारे लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं हम लोग। लेकिन पॉलिसीज़ की जहाँ पे बात है, मुफाद आमा की बात है, तो उस पर रात को अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब हातम ताई की कब्र पे लात मारने की बजाय 70-80 रुपए कीमत बढ़ा कम कर देते जो बढ़ी हुई है, तो क्या क़यामत आ जाती जो आपने बढ़ाई थी। और मेरा ख्याल है कि लोग वज़ीर-ए-आज़म के आज नारे लगा रहे होते, लेकिन लोग जो हैं वो खामोश हैं किसी मसलियत के तहत। और चूँकि हमारे एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है तो इसलिए लोगों ने कोई किसी किस्म का, देखें, कोई रिएक्शन नहीं किया। ये मैं सलूट पेश करता हूँ पाकिस्तानी अवाम को कि उन्होंने इस चीज़ को बॉदर किया है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार और तकरीम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो इसलिए हम खामोश रहें। कोई एहतजाज की कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब, प्लीज़ आप एक आम आदमी का, एक मोटरसाइकिल, एक रिक्शा चलाने वाले का भी ख्याल रखें। वो भी आपका ही शहरी है, आपके मुल्क का शहरी है और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसके लिए कम से कम उसके लिए सोचें। अशराफिया कोई फ़ायदा ना दें। ये जो 12 रुपये है, इसमें देखें, आप इसमें बढ़ा सकते थे। आपने ये पेट्रोल माफिया को तो फ़ायदा दिलवा दिया, उनको तो रातों रात करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा हो गया और आप खुद फिगर भी दे रहे हैं कि जो इसमें से फ़ायदा होगा वो हम सब्सिडी की सूरत में देंगे। भाई, आप भाड़ में जाए, सब्सिडी ना दें, सब्सिडी आप सिर्फ कीमत कम कर दें, वही अवाम के लिए सब्सिडी है। अवाम को सब्सिडी की सूरत, बिशार साहब ठीक कहा है कि सब्सिडी की सूरत में तो करप्शन होती है। आप अगर सीधा सीधा उसको कम कर देंगे तो वो तो हर बंदे को उसका
हम आम सार्फ को उसका फ़ायदा होगा। तो सब्सिडी का आपने जो ड्रामा लगाया हुआ है उसको छोड़ें यार, आप पेट्रोल की कीमत में कमी लाएं और लोगों को बराह रास्त जो है वो इसमें फ़ायदा दें। तो हम आपको हमेशा जो है वो आपकी तारीफ़ करेंगे और आप पे कोई तनकीद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे, देखें पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, आपको नहीं ऑन बोर्ड लिया जाता, मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, क्या तरीकाकार है, लेवी कैसे बढ़ाई जाती है, किसी को इत्मीनान में तो नहीं लिया जाता। एक ऐलान होता है और एक नोटिफिकेशन आता है। तो यार ये चीज़ें जो हैं वो आवाम को आप बेशक अपने फैसले करें, आवाम ने आपको वोट दिए हुए हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं, तो आप आवाम का आप पे ट्रस्ट है, तो आप भी उनका ट्रस्ट ब्रीच मत करें। और खुदारा प्लीज़ ये जो गरीब आवाम है उसको पिसने से मजीद बचाएं। आपकी आवाम जो है उसने बहुत सफ़र किया है। देखें मार्का हक में आपकी आवाम ने तो आपका साथ दिया था और देखें यहाँ तक पहुँचाया पाकिस्तान को। अगर आवाम आपके साथ ना हो तो आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, आवाम आपकी खुशी में खुश है, आपके गम में बराबर की शरीक है। आप जहाँ पे खुश हो रहे हैं सो डेफिनेटली आवाम भी आपका साथ दे रही है। कुछ कहें आप डॉक्टर बशारत? हाँ जी, मैं बस ये 1 मिनट आपको लूँगा। देखें आवाम तो जो कह रही है सो कह रही है और हुकूमत ने जो किया सो किया, लेकिन अपोजिशन जो है इसका किरदार एक होना चाहिए, एक शेडो कैबिनेट बननी चाहिए, इनका एक शेडो एनर्जी मिनिस्टर होना चाहिए। इनको चाहिए फौरी तौर पे इस चीज़ को असेंबली में उठाएं। देखें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की पिछली दफ़ा जब ये बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ाई गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर के हुकूमत ने फौरी तौर पर 80 रुपये लेवी कम की। जब अपोजिशन आवाज़ उठाती है तो हुकूमत डरती है और हुकूमत जो है वो अवाम के इस्तेसाल से बाज रहती है। तो अपोजिशन को जो है उसका बहुत बड़ा किरदार है, अपना किरदार अदा करना चाहिए। वो सही से अपना किरदार जो है वो अदा भी नहीं कर पा रही और इस हुकूमत को तो अपोजिशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशारत, सगीर चौधरी, सायरा बानो, गुलाम रसूल बलोच साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और खालिद तैमूर अकरम साहब माहिर बैनुल अक़वामी उमूर भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान नकाशो यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।